देखिए अपनी ये सेकंड डेमो क्लास है, ठीक है। उससे पहले अपन ने दो बात कर ली, इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में कर लिया अपन ने सारा, ठीक है, कि भाई क्या क्या फीस है, क्या क्या बेनिफिट्स है, सब कुछ। उसके बाद में फर्स्ट डेमो क्लास हो गई थी, उसमें सिलेबस बताया था मैंने आपको। सिलेबस बताने के बाद में ये दोष चैप्टर स्टार्ट किया था, तो अपन ने यहाँ तक कर लिया था दोष संख्या तक, कि रक्त को चौथा दोष माना किसने, आचार्य सुश्रुत ने। फिर मैंने ये बताया था कि भाई रक्त चौथा दोष क्यों नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। फिर अपन बताए थे ऋतु दोष रस गुण आदि में संबंध, कि भाई कौन सी ऋतु में कौन सा दोष, प्रकोप होता है, संचय होता है, समन होता है। ये प्रकोप क्या होता है, संचय क्या होता है, समन क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। समन रस क्या होता है, प्रकोप रस है, मैंने ये कल बता दिया था डेमो क्लास में, ठीक है। लेकिन वीडियो में ये कवर नहीं हुआ था, वीडियो मैंने कट कर दिया था, ठीक है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो आवाज़ नहीं आ रही थी उसमें, तो वीडियो कट करके मैंने यहाँ तक ही अपलोड किया था। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऋतु दोष रस गुण आदि में संबंध, ठीक है। जिन्होंने दोनों वीडियो नहीं देखे, इंट्रोडक्शन का और फर्स्ट डेमो क्लास का यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं ऋतु दोष रस गुण आदि में संबंध, क्लियर। अब ध्यान देखो, ऋतु ऋतु यहाँ कहीं भी नहीं दे रखा, तो ऋतु अगले वाले पेज पे, ऋतु और दोषों का संबंध। तो अपन, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, दोष, तो हर चीज़ का अपन को किसके साथ संबंध बनाना है, दोष के साथ। तो दोष रस आ गया। फिर अगला भाई समन रस कौन सा है, प्रकोप रस कौन सा है। समन यानी कि जो जिसको ठीक करता है, जैसे कि कोई रोगी आया, ठीक है, जिसके वात बढ़ा हुआ है, मतलब वात इंक्रीज है, आप उसको समन करना चाहते हो, मतलब वात को दबाना चाहते हो, वात को ठीक करना चाहते हो, लेवल में लेके जाते हो, तो कौन सा रस खिलाओगे, समन रस। अब रस कितने होते हैं, 6 होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। प्रकोप क्या होता है, प्रकोप वो होता है जो रस को बढ़ाए, मतलब वात को बढ़ाए, कि ऐसा रस जिसके सेवन से जो दोष बढ़ जाए। जैसे आपको वात को बढ़ाना, तो आपको क्या करना है, प्रकोप रस। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वात को बढ़ाने के लिए प्रकोप रस सेवन करना है, वात को कम करने के लिए समन रस सेवन करना है, ठीक है। ये गुण आपको जो पहले चैप्टर बताऊंगा तब मैं बता दूंगा भाई, वात में रजगुण पाया जाता है, पित्त में सत्व रज पाया जाता है, और कफ में तम गुण पाया जाता है। ये पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, तो इसको तो कोई बात नहीं, अभी ध्यान मत दीजिए, यहाँ दीजिए। तो 6 रस हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। इन 6 रसों में से जो वात का समन करेगा वो कौन, कितने रस हैं, मधुर अम्ल लवण। अब यही रस क्यों करते हैं भाई वात का समन, क्योंकि इनके गुण वात के अपोजिट है। वात के गुण क्या है, तत्र रुक्ष लघु शीतो खर सूक्ष्म च अनिल। तत्र शीत, ठीक है, रुक्ष, ये क्या है, मधुर रस क्या है, स्निग्ध है, तो रुक्षता के विपरीत है, ठीक है, ड्राइनेस के विपरीत है। तो मतलब ये सारे गुण विपरीत है, वात के जो गुण हैं और ये मधुर अम्ल लवण के जो गुण है उसके अपोजिट काम करते हैं, इसलिए ये समन काम करता है। अब दो अपोजिट चीज आपस में मिलेंगी तो आपस में एक दूसरे को डाउन करेंगी। तो वात को समन कौन करेंगे, मधुर अम्ल लवण, और वात को बढ़ाता कौन है, कटु तिक्त कषाय। अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर में एक श्लोक आता है, ठीक है, उसमें बताते हैं कि भाई जो समन रस है मधुर अम्ल लवण है, और प्रकोप रस कौन सा है, कटु तिक्त कषाय। अब इसी तरीके से पित्त, पित्त को कौन बढ़ाने वाला, समन वाला कौन है, मतलब जो शांत करता है उसको, मतलब ठीक करता है, कषाय तिक्त मधुर। इसकी एक ट्रिक्स बना रखी है मैंने, क्योंकि ये तो आपको याद कर लेते हो भाई, शुरुआत के 3 लास्ट के 3, इधर भी आप याद कर लोगे लास्ट के 3 शुरुआत के 3, लेकिन बीच वाले में कंफ्यूज रहते हो, बीच वाले में कंफ्यूज रहते हो, इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, KTM। KTM से मतलब क्या, KTM बाइक होती है ना, K यानी कषाय, टी यानी तिक्त, और M यानी मधुर। तो कषाय तिक्त मधुर क्या करते हैं, समन करते हैं। मतलब पित्त का जो भी रोगी आएगा आपके पास, क्योंकि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हो, तो पित्त से संबंधित ऐसा कोई रोगी आया जिसके पित्त बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपको उसको ठीक करना है, तो आप कौन सी सलाह दोगे उसको, ये सलाह दोगे, कषाय तिक्त मधुर वाली, ठीक है, कि आप कषाय तिक्त मधुर का सेवन करो। ओके, अब प्रकोप रस देखो, पित्त को कौन बढ़ाता है, कटु अम्ल लवण, ये 3 रस क्या बढ़ाते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, रस के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद में ये भी देख लेते हैं, फिर रस के बारे में बताऊंगा। कफ, कफ को कौन कौन से समन करते हैं, कफ के अपोजिट कौन कौन से हैं, कटु तिक्त कषाय, ये अपोजिट, मतलब लास्ट वाले 3 अपोजिट हैं। कफ का जो गुण है ना, स्निग्ध है, स्नेहवान है, इसके अपोजिट है ये कटु तिक्त कषाय। तो अगर कफ आपके अंदर में बढ़ा हो, जैसे किसी व्यक्ति को नींद ज़्यादा आती है, ठीक है, भारीपन है, हैवी शरीर है, ठीक है, चला नहीं जाता, उसके पैर इतने हैवी हो चुके हैं, तो आप उसको कटु तिक्त कषाय का सेवन कराओ। और अगर यहाँ पे थोड़ा एक गलत है, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आएगा मधुर, मैंने कल भी बताया था, कल ये दोबारा से हो रहा है टॉपिक, ठीक है, अम्ल लवण। मैन कॉपी मैंने सही कर दिया इसको, जब मैं PDF देता हूँ ना तो सही करके देता हूँ। तो समन रस में आता है कटु तिक्त कषाय, और प्रकोप में कौन से आएंगे, मधुर अम्ल लवण, ये 3 आएंगे।
कि भाई प्रकोप कौन करता है। अगर आपको मान लो कि कफ को बढ़ाना है, किसी बॉडी में स्निग्धता लेके आनी है, ग्रहण करना है, पुष्टि करनी है, उसको बलवान बनाना है, ताकतवर बनाना है, तो कौन से रस का सेवन कराओगे? क्योंकि कफ बढ़ाना है। ताकतवान कैसे बढ़ता है? जब बॉडी में कफ बढ़ता है। तो कफ कैसे बढ़ेगा? मधुर अम्ल लवण से। आप किसी व्यक्ति को मधुर अम्ल लवण मतलब मीठा, ठीक है, खट्टा या साल्ट अच्छी तरीके से खिलाओगे ना उस व्यक्ति में, तो मतलब ताकत बढ़ेगी, मतलब कफ बढ़ेगा। क्लियर? अब ये 3 गुण आपको याद कर लेना है, रज, सत्व, रज और तम। ये गुण का क्या कोरिलेशन है, ये मैं फर्स्ट चैप्टर में जब रेगुलर क्लास होगी तब डिटेल में इसके एक गुण बताऊंगा। सत्व के क्या गुण है, रज के क्या गुण है, तम के क्या गुण है, ये सारी इनकी क्वालिटी क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये डेमो क्लास है तो बीच में से मैंने लिया है, चैप्टर 3 लिया है, इसलिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्टली समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपना दोषों का ऋतु के साथ संबंध, अपन ने हेडिंग देखी थी ना यहाँ पे कि ऋतु, दोष, रस, गुण आदि में संबंध, तो ऋतु के साथ। अब देखो ये एक बात बताऊं, ये जो सारणी है ना, आप इसको रट लो, समझ लो। आज अगर मेरा पूरा टाइम इसमें भी निकल जाए ना तो घबराने की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये सारणी आपके कम से कम 10 जगह आती है। आपको देखो षड क्रिया काल आएगा अभी फिजियोलॉजी में, तब आएगी ये, फिर इसमें आएगी, मतलब वात में भी आती है, पित्त में भी आती है, कफ में भी आएगी, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में भी है ये, और ये फिर से आ गई। और जो अपने ऋतुचर्या वाला चैप्टर है उसमें भी, जो अष्टांग हृदय, तो उसमें भी ये सारणी आती है। अब ये सारणी इतनी इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, क्योंकि कोई भी व्याधि उत्पन्न होगी कैसे ठीक करना है, कौन सा दोष प्रकोप रहेगा, कौन सा संचय रहेगा, कौन सा समन करेगा उस समय। तो ऋतुएं कितनी होती हैं? 6 ऋतु होती हैं, ठीक है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। इसकी ट्रिक्स क्या है ऋतुओं को याद करने की, मैं बता देता हूँ। शिवजी वसे, ठीक है, ये ट्रिक्स है। तो सी से शिशिर, वैसे बसंत, जी यानी जी को आपको मतलब ग्रीष्म याद रखेंगे, वैसे वर्षा, सैसे शरद और हे से हेमंत। कि शिवजी वसे, शिवजी यानी गॉड, वसे क्या कैलाश में, वो तो कैलाश को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो शिवजी वसे। तो 6 ऋतुओं का याद करने का ट्रिक्स क्या है? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ये 6 ऋतुओं में कौन सा दोष संचय रहेगा। जैसे कोई पूछ ले आपको ग्रीष्म ऋतु में दोष की स्थिति बताओ, कि भाई कौन सा दोष प्रकोप है, कौन सा दोष समन है, तो आपको ये ट्रिक्स याद रहेगी ना, तो तुरंत आप बता दोगे। तो ट्रिक्स याद हो गए भाई, 6 ट्रिक्स, मतलब 6 आपको याद हो गए। अब इसको 2 भागों में बांटा है, आधान काल और विसर्ग काल। अब मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये कॉन्सेप्टली आती हैं अष्टांग हृदय से, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ भी बताऊंगा, यहाँ पे जब शुरू से स्टार्ट कराएंगे ना तब मैं बताऊंगा भाई 6 ऋतुएं होती हैं, इनको 2 कालों में बांटा है, आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल की 3 ऋतुएं शिवजी होती हैं, मतलब शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, और विसर्ग काल की 3 ऋतु होती हैं, वर्षा, शरद, हेमंत, ठीक है। अब ये आदान काल क्यों बोलते हैं, विसर्ग काल क्यों बोलते हैं, ये भी मैंने बताऊंगा आपको, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अभी तो ये याद कर लिए भाई 6 ऋतुएं होती हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। क्लियर? अब 6 ऋतु हो गई, 3 दोष हैं, तो दोष 6, 3 तो दोष, और 6 ऋतुओं में संचय क्या होता है पहले ये समझो, कि भाई दोषों का ऋतु के साथ संबंध। दोष हो गए वात, पित्त, कफ। संबंध कैसे करना है? 6 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, ये सब 6 ऋतुएं किस तरीके से कोऑर्डिनेट करनी है। संचय यानी क्या होना? एक्यूमुलेशन होना, बॉडी में इकट्ठा होना। एक्यूलेशन मतलब एक तरीके से कि रोग की पहली अवस्था है, जब कोई चीज़ अपने शरीर में इकट्ठा होने लग जाती है, जमा होने लग जाती है, तो रोग उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि मैं ग्रीष्म ऋतु में क्या हुआ? वात का संचय हुआ। कहने का मीनिंग ये है कि वात इकट्ठा होने लग गया, वात बढ़ने लग गया बॉडी में। अभी रोग पैदा नहीं हुआ, रोग पैदा होने से पहले की स्थिति है, मतलब कोई चीज़ बॉडी में इकट्ठा हो रही है, तो ऐसे तो है नहीं इकट्ठा होते ही रोग हो गया, नहीं, पहले इकट्ठा होगी फिर वहाँ प्रकोपित होगी। अगली स्टेज आती है प्रकोप। प्रकोप क्या होता है? मतलब एक तरीके से इंक्रीज, बहुत ज़्यादा लेवल पे इंक्रीज हो गया और रोग पैदा कर दिया इसने, तो प्रकोप स्थिति में रोग पैदा हो जाता है। अगर आपने इसको प्रकोप को शांत नहीं किया तो मतलब बॉडी एक तरीके से रोगों का घर बन जाएगी, मतलब बहुत सारे डिजीज पैदा हो जाएंगे। फिर आता है समन, मतलब एक तरीके से अपन मेडिसिन लेते हैं ना कि भाई इसको गोली ले ले ठीक हो जाएगा, तो मतलब समन यानी कि ऑटोमेटिक ठीक होना, ऋतुओं के अनुसार ऑटोमेटिक ठीक होता है। तो ये अपने बॉडी में ऑटोमेटिक चलता रहता है कि भाई बॉडी में ऑटोमेटिक संचय भी होगा, प्रकोप भी होगा, समन भी होगा। संचय हुआ तो कोई रोग पैदा नहीं हुआ, प्रकोप हुआ तब भी कोई रोग पैदा नहीं है, बस लक्षण दिखेंगे। जैसे ही प्रकोप होने लगे आप समन कर लो, ठीक है, या फिर आप ऐसा आहार विहार खाओ तो ठीक हो जाए। प्रकोप होने की स्थिति में भी आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, प्रकोप हो गया, आपको पता है कि भाई वात बढ़ा हुआ है बॉडी में, आपके सर में दर्द होने लग गया, फिर भी आप इनकोर कर रहे हो, फिर भी वात वाली चीज़ खा रहे हो, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता रोगी बनने से, ठीक है। तो अब देखते हैं 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ।
बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है, समझना। तो सबसे पहले वात की बात करते हैं कि भाई कब संचय होता है, कब प्रकोप होता है, कब समन होता है। क्लियर। अभी सिंपल सी बात यह है कि ग्रीष्म ऋतु बोल रहा है यहाँ पर संचय ग्रीष्म। वात यानी क्या होता है, वात के गुण बताओ। तत्र रुक्ष लघु शीतोखर सूक्ष्म च अनिल पित्त। तत्र रुक्ष, रुक्ष था मतलब पहला ही गुण देखो रुक्ष था। तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा अपनी शरीर रुक्षता लेके आती है ना, क्योंकि सूरज बहुत हाई टेम्परेचर में रहता है, रूखे सूखे रहते हैं, पेड़ पत्ते सूख जाते हैं। गर्मियों में सूखते हैं पत्ते बिल्कुल पेड़ पौधों के, ठीक है, औषधियाँ बिल्कुल सूख जाती हैं और रुक्षता पैदा हो जाती है। तो अपने वायुमंडल में चारों तरफ रुक्षता पैदा हो जाती है। तो अपन ऐसी चीज़ों का सेवन करेंगे। देखो गर्मियों में क्या होता है, पानी की कमी होती है, सिंपल सी बात है। पेड़ पौधों में क्योंकि सूरज तापमान हाई रहता है, तो उस समय क्या होता है, वात ग्रीष्म ऋतु में रुक्षता प्रदान रहता है, मतलब डोमिनेंट रहता है। रुक्ष गुण है ना, बहुत डोमिनेंट रहता है, हर चीज़ में रुक्ष गुण पाया जाता है। तो अपन ऐसी औषधियाँ, ऐसा ही भोजन, ऐसा ही खान पान करेंगे तो रुक्ष गुण बढ़ने के कारण, अब रुक्ष का सेवन कर रहे हो तो मतलब वात का गुण क्या है, रुक्ष। तो ये संचय हो गया, मतलब बॉडी में इकट्ठा होने लग गया। जब षडक्रिया काल आएगा तब इसमें बताया गया कि भाई बात के संचय होने का कारण क्या है। तो उसमें बताया गया है कि भाई औषधियाँ और जल ग्रीष्म ऋतु में, मतलब औषधि है ना जो मेडिसिन है, ठीक है, और जो वाटर है ग्रीष्म ऋतु क्या होता है, सार रहित होता है, उसमें कोई गुण नहीं होते, बस ऐसे ही नॉर्मली रहता है, कोई गुण नहीं है, क्योंकि सारे गुण सूर्य सोख लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्यूलेमेशन होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, अब ऐसी चीज़ें खा रहे हो आप गर्मियों में रुक्षता वाली, ठीक है। तो अब जैसे कि देखो तत्र रुक्ष लघु शीत, अपन गर्मियों में कितना बर्फ का सेवन करते हैं, शीत, शीत वर्ड आया ना, शीत यानी बर्फ का सेवन, ठंडी ठंडे फ्रिज का पानी पीते हैं, गर्मियों में बहुत सारी चीज़ें पीते हैं। तो वात का गुण भी एक शीत है, तो उस वजह से भी क्या होता है, वात का संचय होता है, बॉडी में वात इकट्ठा होती है। तभी तो बोलते हैं ना फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, ओनली मटके का पानी पीना चाहिए। तो ये इसीलिए बोलते हैं कि फ्रिज का पानी क्या होता है, शीत, वात को संचय करता है बॉडी में। तो वात का संचय हो गया, क्लियर। अब अगली स्टेज आती है प्रकोप। अब बॉडी में कोई चीज़ संचय हो गई मान लो, ठीक है, जैसे कि आपकी कैपेसिटी है, एक टंकी है, उसमें 100 लीटर पानी भरने की कैपेसिटी है, आप में उसमें 100 लीटर पानी भर गया, क्लियर। अब होता है उसमें थोड़ा सा भी पानी डाल दो उफन जाएगी, मतलब बाहर निकलने लग जाएगा। तो अगली स्टेज होती है वर्षा। वर्षा ऋतु में क्या होता है, प्रकोप हो जाता है, क्योंकि संचय हो गया। अब थोड़ा सा भी वात का कोई भी आपने खाया, थोड़ी भी चीज़ खाई तो वो प्रकोप हो जाएगी, मतलब अगली ऋतु में हमेशा प्रकोप होता है। ऐसे तो है ही नहीं कि संचय अब हो गया फिर 2 ऋतु बाद में प्रकोप होगा, ऐसा नहीं है, उससे अगली ऋतु में। क्योंकि अब मान लो कि अपन जैसे टंकी में पानी भरा, आपने 100 लीटर पानी भर दिया, फुल भर दी, संचय हो गया, अब थोड़ा सा 2 बूंद भी पानी डालोगे तो वो उफन जाएगी। तो वैसी स्थिति है भाई, आप गर्मियों में आपके संचय हो गया, अब मान लो अगली ऋतु में आओगे तो थोड़ा बहुत तो खाओगे ना, ऐसे तो है ही नहीं कि ऑटोमेटिक एकदम हरा हो गया। बरसात हो जाती है, माना कि भाई हरा भरा हो जाता है, रुक्षता दूर हो जाती है, लेकिन उस ऋतु का प्रभाव उस पर रहता है, तो उसके गुण बढ़ने के कारण क्या होता है, प्रकोप हो जाता है। तो इस ऋतु में क्या हो जाता है, प्रकोप, मतलब बॉडी में चारों तरफ वात फैलने लग जाता है, रोग उत्पन्न होने की संभावना पैदा हो जाती है। फिर क्या होती है शरद ऋतु, क्योंकि अपने ध्यान से देखो, अपन ने याद की थी शिव जी वसे, शिव जी, जी यानी ग्रीष्म, तो ग्रीष्म के बाद में आती वसे, वसा, फिर अगले बाद में से यानी शरद। तो जो संचय होता है ना, उसके अगली ऋतु में प्रकोप होता है, और उससे अगली ऋतु में क्या होता है, समन होता है। तो शरद ऋतु में इसका समन हो गया। समन क्यों होगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पे हो गई थी वर्षा, मतलब अब बारिश हो रही है, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जो रुक्षता थी वो डाउन हो गई, रुक्षता अब क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे कफ बढ़ रहा है, मतलब स्निग्धता बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि पेड़ पौधे हरे हो गए, चारों तरफ बरसात हो रही है, तो कफ बढ़ता जा रहा है, तो वात के अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जाके ऑटोमेटिकली नेचुरली वात डाउन हो जाता है, बॉडी में नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, क्लियर। अब देखो पित्त, तो इस तरीके से वात क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में संचय होता है, वर्षा ऋतु में प्रकोप होता है, और अगली वाले ऋतु में क्या होता है, शरद में समन होता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है, मैं पूरा टाइम लगा दूंगा इस क्लास में, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये सारणी क्या है कि 2 सब्जेक्टों में, और फिजियोलॉजी में तो बार बार आएगी, और अष्टांग हृदय में भी आती है, 2 से 3 जगह आती है ये सारणी, तो इंपॉर्टेंट है। अब देखो पित्त, पित्त का क्या होता है संचय वर्षा ऋतु में। अब पित्त यानी आप क्या समझते हो, ऊर्जा, एनर्जी। मैंने ही बताया था आपको, कल ही बताया था कि ऊर्जा एनर्जी जो भी होता है पित्त की वजह से होता है। लेकिन आप बोलोगे सर वर्षा में क्या हो, मतलब वर्षा ऋतु में इतनी तेज धूप पड़ती ही नहीं है, आप मतलब यहाँ पे तो संचय कैसे होगा। तो इसका एक लॉजिक दिया है यहाँ पे आचार्यों ने, आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, आचार्य वाग्भट, और वो लॉजिक ठीक भी है। कैसे, आपने अग्नि का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि भाई ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा ऋतु में सबसे कम अग्नि होती है। अग्नि का मतलब होता है जो पाचक क्षमता, ठीक है, पाचक क्षमता मतलब एक तरह से जो पचाने की क्षमता, खाना पचाने की क्षमता क्या होती है, और अपना जो बल होता है, जो ताकत होती है ना, सबसे कम कहाँ होती है, बरसात
और ग्रीष्म ऋतु में अपनी सबसे कम ताकत होती है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा ताकत होती है व्यक्ति में, और गर्मी और बरसात में सबसे कम ताकत होती है बॉडी में। तो खाना पचाने की शक्ति नहीं है, एक तो ताकत नहीं है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे लॉजिक क्या दिया कि भाई वर्षा ऋतु में औषधियाँ नई, जो औषधियाँ होंगी, जो बारिश हो रही है तो नई नई अंकुरित होंगी, ठीक है, नई नई अंकुरित होंगी मतलब नई नई फसल पैदा होगी। फसल तो पैदा नहीं होगी मतलब नए नए पेड़ पौधे उगेंगे, सिंपल सी बात है। और वो अल्पवीर्य वाली उसमें गुण नहीं है, कच्ची हैं, कच्ची औषधियाँ, समझ रहे हो ना, कि भाई बारिश हुई, नए नए पौधे उगे, लेकिन कच्ची औषधियाँ हैं, उसमें कोई ना रसगुण है, ना वीर्य है, ना विपाक है, कुछ भी नहीं है, ओनली कच्ची है। तथा बरसात की वजह से क्या हो जाता है, मल युक्त हो जाता है। अब देखो, आपने सुना ना कि भाई जल पृथ्वी से मल युक्त होने के कारण विकृत हो जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि वर्षा ऋतु में क्या होता है, बरसात आ रही है, वहाँ पे कीचड़ की वजह से, ठीक है, जो अपनी औषधियाँ हैं, ठीक है, मिट्टी की वजह से, बादलों की वजह से क्या होता है, मल युक्त होती हैं, गंदी होती हैं एक तरीके से, सिंपल सी बात ये है। और ये क्या करती हैं, अपन इनका सेवन करेंगे ना, ऐसी दूषित चीज़ों का सेवन करते हैं उसमें बरसात के टाइम पे। अब होती है ना, अपन ने देखा होगा नमी युक्त एक तरीके से लसलसा सा हो जाता है, नमी युक्त चीज़ों का अपन सेवन कर रहे हैं बरसात के टाइम पे, हर चीज़ में नमी आ जाती है। तो ऐसी चीज़ों का सेवन करेंगे तो वो अपने पेट में जाके क्या करेंगी, पचेंगी नहीं, विधा उत्पन्न करेंगी, जलन पैदा करेंगी, ठीक है। उस जलन की वजह से क्या होता है, पित्त का संचय होता है। अब देखो, जलन पैदा हो गई ना, उस पच नहीं रही वो, क्योंकि अब अग्नि तो है ही नहीं अपनी बॉडी में, अग्नि पहले से ही मंद है, बरसात की वजह से चारों तरफ वायुमंडल भी नमी युक्त है, तो खाना तो पचेगा नहीं। तो अपन जो भी सेवन कर रहे हैं, जो भी भोजन खा रहे हैं, वो पचेगा नहीं, उससे क्या होगी, जलन पैदा होगी बॉडी में। एक होती है मतलब ऊष्मा, एनर्जी, जिसको अपन ताकत मिलती है, एक होती है जलन, अल्सर में जलन होती है ना, जलन क्या होती है, जैसे जल रहा हो, ठीक है, वो जलन पैदा करते हुए खाना पच नहीं रहा, तो वो विधा यानी क्या होता है, अध पका भोजन जो जलन पैदा करता है बॉडी को, मतलब वो क्या करता है, पित्त का संचय करता है। अब फिर अगली ऋतु में क्या होता है, शरद। वर्षा के बाद में क्या आती है, शरद ऋतु आती है। शिवजी वसे, ये ट्रिक याद करो, तो वह यानी वर्षा, से यानी शरद। शरद ऋतु में क्या होता है, अचानक से वर्षा दूर हो गई। अब देखो इस समय क्या ऋतु चल रही है, शरद का एंडिंग चलने वाला है, ठीक है। तो इस समय सूर्य किरणों, देखो बरसात एकदम खत्म और सूर्य एकदम तीखी तिरछी किरणें, सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं अपनी बॉडी पे। तो सूर्य की तिरछी किरणों, देखो संचय तो यहाँ हो ही गया था, मतलब पूरी टंकी भरी गई थी, अब वो सूर्य की किरणें और पड़ रही हैं तिरछी, इसलिए शरद ऋतु में क्या हो जाता है, प्रकोप हो जाता है। मतलब पित्त प्रकोप कौन सी ऋतु में होता है, शरद ऋतु में। आपने यहाँ पे एग्जाम्पल, सिंपल सी बात बताऊँ, मैंने एग्जाम्पल में क्या दिया होता है, अष्टांग हृदय में भी लिखा हुआ है, फिजियोलॉजी में भी लिखा है, ठीक है, उसमें बताया कि शरद ऋतु में क्या होता है। मैंने ये बताई थी, एक बात और बताई थी, ये नोट्स हैं बहुत शॉर्ट, मतलब एक तरीके से एग्जाम की दृष्टि से, है ना, आपको एग्जाम में ऐसे लिख के आना है, जैसे नोट्स में लिखा हुआ ना वैसे के वैसे समझाने का काम मेरा है। कुछ भी नहीं समझ में आया तो मैं समझाऊंगा। तो शरद ऋतु में क्या होता है, प्रकोप, कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण, ठीक है, पित्त का प्रकोप हो जाता है। संचय यहाँ हो गया था, पित्त का प्रकोप हो गया था। अब क्या आता है, हेमंत में क्या स्टार्ट हो जाती हैं, सर्दियाँ, सूरज एकदम हो जाता है डाउन, ठीक है। और जैसे कि अब मतलब बताना कि शरद खत्म होने वाली है अब और हेमंत स्टार्ट होने वाली है, तो हेमंत जैसे ही स्टार्ट होगी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। सर्दियाँ स्टार्ट होने सूरज चला गया डाउन, तो जो बड़ी ऊष्मा थी, हीट थी, एनर्जी थी, मतलब एक तरीके से जो जलन थी, वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगी, मतलब समन हो जाएगा। हेमंत ऋतु में पित्त का ऑटोमेटिकली समन रहेगा। अब आप बोलोगे सर कि ये तो ऑटोमेटिक चलता रहता है, इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है। ट्रीटमेंट मतलब ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्यों पढ़ रहे हैं भाई, ये तो ऑटोमेटिक नेचुरल है भाई। वर्षा ऋतु में मतलब ग्रीष्म में संचय हुआ, वर्षा में प्रकोप हुआ, समन हो गया, ये नेचुरली है, हर व्यक्ति के साथ होता है। प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम मैं बताऊंगा भाई, इसको तीसरा और बता दूं कफ वाले को, फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पे शिशिर और हेमंत में क्या होता है, कफ का संचय होता है। क्यों संचय होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, सूरज तो बिल्कुल चल जाता है डाउन, ठीक है, स्निग्ध गुण बढ़ जाता है, और जो अपनी औषधियाँ थी ना, जो बरसात के टाइम पे उगी थी, वो औषधियाँ हो जाएंगी फलपान, ठीक है, वीर्यवान, पक्व, एकदम अमृतवान। अब उनके रस से मधुर रस भी एक तरीके से सेवन करेंगे अपन यहाँ पे, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित रहती है। सर्दी की वजह से क्या होता है, अपनी जो रंध्र है ना, छिद्र है, वो बंद हो जाते हैं, जिससे अग्नि निकल नहीं पाती, और अपनी जठ अग्नि, जो पाचक अग्नि है, वो बहुत प्रज्वलित हो जाती है। तो अपन वो खाना भी अच्छे खाते हैं, अच्छी तरीके से घी तेल वसा, अपन सर्दियों में खाते हैं ना, लड्डू खाते हैं, और सर्दियों में क्योंकि अपन जो भी खाते हैं वो पच जाता है, क्योंकि अपन को पचाने की क्षमता अच्छी होती है, और बल भी अच्छा होता है, तो हर तरीके से अच्छी चीज़ है। तो शिशिर और हेमंत आप दोनों लिख सकते हो, यहाँ पे शिशिर भी लिख सकते हो और हेमंत भी लिख सकते हो। तो दोनों में क्या होता है, कप का संचय। कप मतलब अपन ने घी तेल वसा मज्जा खूब खाया, बोलते ना सर्दियों में चूरमा बाटी खा रहे हो, ठीक है, सर्दियों में शादियों में जा रहे हो, सर्दियों में कुछ भी खा रहे हो, सब कुछ पचता है। सर्दियों में आप चिकन भी खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो ना, क्यों, अग्नि प्रज्वलित है आपकी, वहाँ पे अग्नि अच्छी है। कैसे, क्योंकि
सर्दियों में क्या होता है, उस सब बाहरी ऊष्मा की वजह से अपने जो छिद्र है ना त्वचा के वो बंद हो जाते हैं, तो ऊष्मा बाहर निकल नहीं पाती, तो अंदर ही अंदर क्या करती है वो अग्नि को प्रज्वलित करती है, जिससे अपन सब कुछ खाते हैं। उस खाने की वजह से क्या होता है, कफ का संचय हो गया। अब कफ का संचय हो गया, अब बॉडी में कफ जम गया, इकट्ठा हो गया भाई। जैसे कि अपने घी जम जाता है ना अपने मटके में, अपने घर में घी निकालते हैं ना, जब सर्दियों में जम जाता है, जैसे बोतल में जम जाता है। अब वो क्या करेगा वसंत में, तो हेमंत और शिशिर में तो भाई कफ का संचय हो गया, तो वसंत में क्या होगा, वसंत ऋतु में क्या होता है भाई, नई नई सर्दी चली गई, अब सूरज आएगा। सूरज क्या होगा, मतलब किरणें आएंगी, तो उस सूरज की किरणों से, उस सूरज की गर्मी से वो क्या हो जाएगी, वसंत में वो कफ जो जमा हुआ था ना बॉडी में, जैसे आपकी वाहिकाओं में, ठीक है, वेसल्स में, ठीक है, आपके थ्रोट में, ठीक है, आपके कोष्ठांगों में कहीं भी जमा हुआ था ना, वो पिघलेगा, उस सूरज की रोशनी से वो पिघलेगा। तो अब पिघलेगा तो पूरी बॉडी से बाहर निकलेगा, एक तरीके से चारों तरफ फैलेगा, जैसे टंकी में पानी फैलता है ना, वैसे ही तो क्या हो जाएगा, प्रकोप हो जाएगा। फिर है ग्रीष्म। ग्रीष्म में क्या होता है, वही एक तरीके से सूरज प्रवर हो जाता है, तो जो फैला हुआ था पानी वो सूख जाता है उस ऊष्मा की वजह से। वो मतलब अब जैसे पानी रखा था ना अपने मटके के ऊपर, मतलब घर के ऊपर छत पे पानी रख देते ना एक घड़े में, और वो सूख जाता है, वाष्पीकरण। तो जो अब ये यहाँ वसंत ऋतु में प्रकोप हुआ था ना, अगले ऋतु में ग्रीष्म में क्या हो जाएगा, समन, मतलब वो पानी सूख जाता है। अब मैं बात कर रहा था कि भाई ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो नॉर्मली बैच है, नेचुरली बात है। ये बात इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई अपन को पता है संचय हो रहा है, प्रकोप हो रहा है, तो ये स्थिति है ना प्रकोप वाली, इसमें आपको ध्यान रखना। रोग पैदा नहीं हुआ, लेकिन रोग पैदा हो सकता है आपकी लापरवाही की वजह से। तो आपको ध्यान रखना कि वात कहाँ पे होता है, वर्षा ऋतु में प्रकोप, तो यहाँ पे वात वाले भोजन बिल्कुल नहीं करना। तो मतलब वात को जो बढ़ाते हैं ना, कौन कौन से, यहाँ पे देखो वात को कौन से बढ़ाते हैं, कटु तिक्त कषाय, ये रसों का सेवन बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। मतलब प्रकोप में वात को बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं खानी, ये बात ध्यान रखना। आप खाओगे तो बीमार हो जाओगे। तो ये नॉर्मल दिनचर्या पढ़ी है ना आपने, ऋतुचर्या दिनचर्या अष्टांग हृदय में, तो उसमें कॉन्सेप्ट आते हैं क्लियरली। यहाँ पे देखो शरद ऋतु में क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कटु अम्ल लवण रस शरद ऋतु में नहीं खाने आपको, मतलब नमकीनी भोजन, खट्टा भोजन, या साल्ट, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना। आप करोगे तो बीमार पैदा हो जाओगे, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे बसंत ऋतु में क्या होता है, प्रकोप होता है किसका, कफ का। तो आपको यहाँ पे पहले ही देख लो कि ये, इसको फिर हटा देते हैं, मधुर अम्ल लवण, आपको मधुर अम्ल और लवण इन तीनों का रस का सेवन नहीं करना है। अगर आप इन तीनों रसों का सेवन करोगे तो फिर मतलब प्रकोप तो हो ही रहा था, और प्रकोप वाले रस खा रहे हो तो मरोगे, सिंपल सी बात है, बीमार तो हो गई। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है अपनी दिनचर्या लाइफ स्टाइल में, आपको ये याद रखना है, इसलिए अपन ये चीज़ सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब देखो और एक बात बताऊं मैं आपको, ये हो गया वात का संचय, ये हो गया प्रकोप, ये हो गया समन। क्लियर बात, वात का ग्रीष्म ऋतु में संचय, ठीक है, प्रकोप समन। ये आपको ऐसे रटोगे ना कि मैं रट लूंगा इसको, ऐसे ऐसे रट लूंगा, रटाग नहीं आएगा। बस आपको तो संचय याद कर लो कि भाई संचय इस ऋतु में होता है, तो आने वाली दो अगली ऋतुओं में क्या होगा, प्रकोप होगा, फिर समन होगा। संचय वर्षा में हो रहा तो प्रकोप शरद में हो रहा है, अगले में हेमंत, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ हेमंत और शिशिर दोनों लिख सकते हो, क्योंकि दो आती हैं सर्दियों की ऋतु, हेमंत और शिशिर। फिर आता है प्रकोप की वसंत और समन ग्रीष्म। अब षडी क्रिया काल आएगा, चैप्टर नंबर 6 फिजियोलॉजी में ही है, उसमें एक एक चीज़ बताई हुई है, वहाँ पे लिख के बताई गई है भाई संचय क्यों होता है, प्रकोप क्यों होता है। जो मैंने समझाया है ना, अब आप बोलोगे सर आप समझाते जाता हो, लिखा में रखा है, जो मैंने समझा है ना वो सब लिखा हुआ है, चैप्टर में लिखा है, चैप्टर के अलग अलग पॉइंटों पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आगे भी लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे भी लिखा होगा, जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप हो उस ऋतु में उस दोष का समन करने वाले द्रव्य रसों का प्रयोग करना चाहिए। मैंने यहाँ लिखा है कि जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप हो, नोट डाल के, उस ऋतु में उस दोष के समन करने वाले द्रव्यों का रसों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब यही तो बात हुई, मैंने यही तो बोला था भाई इनका सेवन नहीं करना, प्रकोपक वाला समन वाला करना है। अब ये नहीं खाओगे तो ये तो खाओगे, तो इसलिए समन रस वालों का सेवन करना चाहिए, ताकि व्याधि उत्पन्न ना हो, रोग पैदा ना हो। आयुर्वेद में यही तो बताया कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम। तो आयुर्वेद हमको ये सिखाता है मोस्टली कि व्यक्ति बीमार हो ही ना। आप ऐसे काम करो कि प्रकोप होने वाली स्थिति में आप ये खाओ समन वाले, कि भाई समन रस वाला खाओगे तो व्याधि उत्पन्न ही नहीं होगी, आप रोगी बनोगे नहीं। और गलती से रोगी हो गए तो फिर चिकित्सा का भी ट्रीटमेंट है ना, दूसरा प्रयोजन क्या है, आतुर से विकार प्रशमनम, मतलब रोगी के रोग को दूर करना। पहला तो यही तो बता रहा है कि भाई सिंपल सी बात है, अपन फर्स्ट ईयर में यही तो सीख रहे हैं कि व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे। अपन दिनचर्या ऋतुचर्या क्या पढ़ रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं कि व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, इन चीज़ों के ध्यान देते हैं। तो ये बहुत कॉन्सेप्टली वाली बात थी,
इसलिए मैंने यहाँ पे ये ऋतु दोष रस गुण आदि में संबंध मैंने बता दिया यहाँ पे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब करते हैं अहोरात्र व ऋतु व पाचन काल में दोष। अहोरात्र व ऋतु व पाचन काल में दोष। अब देखो अपना चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है दोष। तो दोष की मतलब एक तरीके से अहोरात्र, दिन और रात। भाई दिन में कैसी सिचुएशन है, कौन मॉर्निंग में कौन सा दोष डोमिनेंट है, दोपहर को कौन सा दोष डोमिनेंट है, शाम को कौन सा डोमिनेंट है, इसी तरीके से रात को। फिर वह यानी एज कि भाई बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था में कौन सा दोष डोमिनेंट है। ऋतु, ऋतु में बात कर ही ली यहाँ पे, तो फिर से यहाँ पे कॉपी कर दिया। और पाचन काल, पाचन करें खाना खाने के बाद में कौन सा है, खाना पच रहा है तब कौन सा दोष डोमिनेंट है, और जब खाना पच गया पूर्णतः हो गया तब कौन सा दोष डोमिनेंट है। तो मतलब वात दोष, पित्त दोष तीनों और कफ दोष, इन तीनों दोषों के साथ इनका रिलेशन बताया हुआ है। तो मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। दिन रात देखो, दिन के अंतिम में वात दोष और रात्रि के अंतिम में। अब क्या है, सिंपल सी बात है, वात दोष के गुण देखो, तत्व रुक्ष लघु। मैंने एक बात बताई थी, जब भी मैं बात करूंगा ना फिजियोलॉजी में, तो वात पित्त कफ के गुण की बात करूंगा। तत्व रुक्ष लघु शीतोखर सूक्ष्म चैनिल है। इस तरीके से तीनों श्लोक आपको याद होने चाहिए, अष्टांग हृदय के पहले चैप्टर में ही है। रट लेना इस श्लोक को लाइफ टाइम। मेरा तो ये गुरु मंत्र एक तरीके से हर चीज़ को समझने का। जब मैं फाइनल ईयर में भी आ गया ना, तब भी इस श्लोक की वजह से मैं बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बाहर आ जाता हूँ। तो दिन के अंतिम में कोई लिखेगा नहीं है ना, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आराम से मैं आराम से रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन कमेंट आएगा, हाउ टू लर्न श्लोका इन फिजियोलॉजी आयुर्वेदा। तो फिजियोलॉजी आयुर्वेदा का श्लोका लर्न करना नहीं है, जो भी आपको जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा ना मैं, वही ये इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके टीचर ने, आपके सीनियर ने जो इंपॉर्टेंट बताया है उसको आप एक डायरी में लिखो, और अपनी जहाँ टेबल होती है ना स्टडी, वहाँ पे चिपका दो। श्लोका एक दिन की याद करने की जरूरत नहीं है, इनको रिवाइजन चाहिए, बार बार आपको रिवीजन करना होता है। सुबह उठे एक बार रिवीजन कर लिया, फिर अगले दिन उठे फिर एक बार रिवीजन कर लिया, आप याद करके भूल जाओगे। श्लोका एक ऐसी चीज़ है जो अपने, क्योंकि अपन पीएमटी की तैयारी करके आते हैं, नीट दे के आते हैं, तो ऐसे हैबिट में नहीं होता है, ठीक है। तो इनको एक टाइम चाहिए होता है, रिवीजन करने का एक तरीका होता है। पहले याद कीजिए, याद करने के बाद एक डायरी में लिख लिया, उसको चिपका दिया, फिर 5 दिन में 7 दिन में उसको रिवीजन करते रहिए। बस लोड मत लीजिए कि भाई मुझे याद करना है, याद करना है। पहले उस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझिए, उस श्लोका का मतलब समझिए, तब आपको ऑटोमेटिक मजा आएगा, ठीक है। अब देखते हैं अहोरात्र व ऋतु व पाचन काल में दोष। ये भी बहुत लंबी सारणी है, शायद ये आज नहीं हो पाएगी, कोई ना, ठीक है। तो थर्ड डेमो क्लास में इसी को समझाऊंगा, क्योंकि ये सारणियाँ है ना, कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ें बता देती हैं। तो मैं ये सारणियाँ इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, ताकि क्यों प्रॉब्लम ना हो। तो अब थर्ड डेमो क्लास होगी 8 तारीख को अपनी। अब जो दिवाली से पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा उसकी फ़ीस है 1600 रुपये, और जो दिवाली के बाद में रजिस्ट्रेशन कराएगा उसकी फ़ीस है 2000 रुपये। अष्टांग के कंप्लीट कोर्स हो गया, जिसको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। एनाटॉमी का हो चुका है, ठीक है, पदार्थ विज्ञान का हो चुका है। तो फर्स्ट ईयर की सारी सब्जेक्टों का हो चुका है, फिजियोलॉजी के अलावा चारों सब्जेक्टों का। आपको कोई भी चीज़ चाहिए, नोट्स, क्वेश्चन, क्योरी, सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है, आप ले सकते हो, ठीक है। और आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 12 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और मुझे 25 रजिस्ट्रेशन चाहिए, मात्र 13 रजिस्ट्रेशन बाकी है। जल्दी कीजिए, जिसको चाहिए वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। क्लियर, थैंक यू। मिलते हैं अब 8 तारीख को, और जो मुझसे रजिस्ट्रेशन करा लेगा उसको मैं बीच में कोई क्वेश्चन पूछेगा, डाउट करेगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। रिप्लाई तो मैं हर किसी को करता हूँ जो भी मुझसे मैसेज करता है। थैंक यू, मिलते हैं 8 तारीख को, है ना। और ये सारणी बहुत अच्छी है, इसको मैं आराम से डिटेल में समझाऊंगा। और ये है ना ऋतुओं का दोष के साथ संबंध, कोशिश करना समझ में आ जाए, रटने की कोशिश मत करना, रटोगे तो आप भूल जाओगे बार बार, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। ओके सुशील, थैंक यू। मिलते हैं कल, है ना, कल नहीं 8 तारीख को। जिन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो करवा सकता है ना। थैंक यू सभी का। देखो बहुत मज़ा आएगा, शुरू से पढ़ेंगे अपन, पहली क्लास से, पहले चैप्टर से, तो एक मज़ा आएगा। 10 तारीख से अपनी क्लास है रेगुलर ये, और ये मैं 1 मंथ में कोर्स करवा दूंगा, ठीक है, 1 मंथ या 1.5 मंथ में। और मेरी एक खासियत है, मैं कोर्स कंप्लीट करवाता हूँ। मैंने अष्टांग का करवा दिया, पदार्थ का करा दिया, एना का करा दिया, और अब फिजियोलॉजी स्टार्ट किया, ठीक है। थैंक यू।